अच्छा चलें, नाउ pH curves. Okay, let's understand के 4 केसेस हैं। पहला उसमें से है when a strong acid reacts with a strong alkali. A strong acid reacts with a strong alkali. तो देखो इसका pH कर्व कैसा बनेगा। सबसे पहले देखो तुम्हें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता होगी। से HCl और NaOH का रिएक्शन है, इसमें एसिड क्या है, एसिड कौन सा है, HCl, और अल्कली या बेस ये एसिड है और ये अल्कली। अल्कली इज अ टाइप ऑफ अ बेस, रिमेंबर, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अल्कली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि रिएक्शन रिवर्स करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब दोनों एसिड और अल्कली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो उनके जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट करें कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। वैसे कुछ हद तक हर रिएक्शन रिवर्स करता है, बट इसका जो बैकवर्ड होगा ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम इसको सॉल्ट एंड वाटर बना के और इरिवर्सिबल साइन लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। ये तो इसके अंदर ये जो OH है ना, ये गेन करते हैं और वाटर बना लेते हैं, और जाहिर है HCl से वो H आते हैं और वो OH गेन कर लेते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके क्या वॉल्यूम दिए हुए हैं। अगर हमें इफ 1 mole per dm cube HCl is given, ठीक है। अच्छा 1 mole per dm cube and 25 cm cube, 1 mole per dm cube and 25 cm cube HCl हमारे पास है, तो कितना NaOH का वॉल्यूम चाहिए होगा टू न्यूट्रलाइज, ठीक है। अच्छा हमें गिवन है Cl is given and 1 mole of NaOH, 1 mole कह रहा हूँ, 1 mole per dm cube, NaOH, ठीक है, is given। तो मुझे वो ये पूछेगा इक्विवेलेंस वॉल्यूम कैलकुलेट करो। देखो इक्विवेलेंस वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम जो कि उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन मोल रेशियो। सो इक्विवेलेंस वॉल्यूम ऑफ NaOH वो कितना होगा। कल मैंने आपको इक्विवेलेंस वॉल्यूम के बारे में बताया था ऑफ NaOH, वो मुझे कैलकुलेट करना है NaOH, तो वो कितना होगा, 25 cm क्यूब होगा। कैसे निकलेगा, हाँ यूं कर लो यार, आसान, C1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन N2। इसमें C1 क्या है, कंसंट्रेशन जो मुझे एसिड की गिवन है 1, इंटू V1 क्या है, उसका वॉल्यूम 25, डिवाइडेड बाय N1 क्या है, इसके मोल्स। मोल्स कितने हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर एसिड के 1, बैलेंस इक्वेशन में 1, ठीक है, इसका 1 मोल है। C2V2 जरा लिखवाओ मुझे, क्या होगा इसका, क्या नाम है, NaOH का, मुझे सॉरी NaOH की कंसंट्रेशन है 1, उसका वॉल्यूम कितना है निकाल लें, अपॉन मोल, बैलेंस इक्वेशन में इसके मोल भी 1 है, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा V2 कितना, 25। आप कहेंगे सर इतनी आसान तो था, इतनी लंबी करके आपने क्यों निकाला है। हाँ ये आसान था ना, जरूरी नहीं है सारे नंबर इतने सिंपल हो, तो कभी कभार कंसंट्रेशन वगैरह जो है ना वो आपके ट्रिकी आ जाती है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे ओरली हो जाए। बहरहाल इस केस में ये इतना है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटिंग pH इज नॉट इन AS सिलेबस, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है एक, देखो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट AS के बच्चे को
पीएच की कैलकुलेशन नहीं आएगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको पीएच विल बी गिवन, ठीक है, पीएच विल बी गिवन इन क्वेश्चंस, गिवन इन क्वेश्चंस। अब देखो, सो HCl का जो पीएच है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है इज 0, और NaOH का पीएच मुझे क्वेश्चन में गिवन है 14। ये होता है ऑफ 1 मोल पर DM क्यूब सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो 1 मोल पर DM क्यूब होते हैं ना, इनके पीएच, इसका 0 होता है एसिड का और इसका होता है 14, ठीक है। मुझे अब इसको यूज करके इसका पीएच कर्व बनाना है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई सारी, अब मैं इसका पीएच कर्व बना सकता हूँ। देखो, जब ये A2 में था ना ये टॉपिक, अब तो AS में आ गया है। जब ये A2 में था तो इसके 4 मार्क किस तरह डिवाइड हुए थे मैं आपको बताता हूँ। 4 बड़े आसान मार्क थे, कोई मुश्किल मार्क नहीं है लेना। वो आपको 4 मार्क कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। अभी तक ये AS में पूरा ऐसा ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आया, मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा पूरा ड्रॉ करने के लिए AS के अंदर कभी आएगा, लेकिन आ भी सकता है यार, कोई भरोसा नहीं है। तो आप सीख लें, आसान काम है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, ये एक एस्टिमेटेड चीज बनेगी, एक अंदाजन चीज बनेगी। एक्यूरेट पीएच कर्व दुनिया में कोई इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा ना कि पीएच इतना है इतना है इतना है इतना है, तब तक मैं उसको एक्चुअली प्लॉट नहीं कर सकता। तो रियल में तो क्या होता है कि आपका पीएच मीटर पड़ा हुआ होता है ना, वो आपको वैल्यूज देता जाता है कि हर थोड़ी बाद ये पीएच है, ये पीएच है, तो उसको हम यूज करके तो रेल कर्व बना सकते हैं। हमारे पास वो सारी वैल्यू हर पॉइंट पे तो गिवन है नहीं, तो हम एक अंदाजे से बनाते हैं, ठीक है। और उस अंदाजे के अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके 4 मार्क्स होते हैं। देखो वो कैसे बनता है। सबसे पहले स्टार्टिंग पीएच। अच्छा, ये ग्राफ किसके बीच में है? ये है पीएच, वाई एक्सिस पे पीएच और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड। अच्छा, अल्कली कौन सा है? NaOH, ठीक है। NaOH कहां पर है? ब्यूरेट में। तो समझो जिस वक्त वॉल्यूम 0 है ना, इसका मतलब अभी ब्यूरेट से आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो इसका मतलब है फ्लास्क में सिर्फ क्या मौजूद है? अभी एसिड मौजूद है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके 4 मार्क कैसे मिलेंगे। पहला मार्क, जिस वक्त कोई अल्कली नहीं डाला तुमने, उस वक्त पीएच क्या होगा सोल्यूशन का? 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस वक्त क्या है? HCl। तो सबसे पहला तुम एक प्लॉट लगा दोगे 0 पे, इसका मतलब है व्हेन नो अल्कली इज एडेड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। अच्छा, अगर क्वेश्चन में तुम्हें कहा हुआ HCl का पीएच 1 है, तो ये डॉट कहां लगा दोगे तुम? 1 पे। अगर होगा पीएच 2 है, तो वहां कहां लगा दोगे तुम? 2 पे। तो जो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा ना, तुम वहां पे लगा दोगे, ठीक है। ये पहला। अच्छा, अब आइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली का जब मोल्स बराबर होंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका पीएच क्या होगा? 7। पक्की बात है, कल ये समझाया था ना मैंने आपको। तो सर 25 cm क्यूब पे, जहां 25 cm क्यूब होगा ग्राफ पे, तुम क्या करोगे? अच्छा, तुम इसको 7 पे, यानी तुम इसको, एग्जामिनर चेक करेगा कि जो तुम्हारा पॉइंट है वो 7 पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपकी लाइन यूं बनेगी और फिर यूं बनेगी। तो एग्जामिनर देखेगा कि ये 7 पे आपको 25 cm क्यूब पे एक डॉट आपको लगाना है इधर, इधर, जिसका पीएच क्या होगा? 7। समझे? जब 25 cm क्यूब तुम डालोगे तो इसका पीएच होगा 7, और जब तुम 25 से ज्यादा अल्कली डालोगे तो पीएच क्या होगा? है? हाँ, और एक्सेस में जब NaOH डल जाएगा तो 14। तो एक्सेस का मतलब है भाई, जब बहुत ज्यादा डल जाएगा तो कहीं यहाँ दूर कहीं जाके हम यहाँ निशान एक और नेट लगा देते हैं। ये किस पे लगा दिया? 14। 14 का मतलब ये है एक्सेस आपने जब अल्कली डाल दिया तो पीएच हो गया 14। ये तीसरा मार्क इसका होता है, ठीक है। एक मार्क स्टार्टिंग पीएच का, एक मार्क 25 cm क्यूब पे क्या पीएच है, और एक मार्क जो एक्सेस अल्कली जब डल गया क्या पीएच है। चौथा मार्क होता है करेक्ट शेप ऑफ द ग्राफ। अब देखो, इसमें मार्जिन मिलता है आपको, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब देखो, इसका जो करेक्ट शेप होता है ना, शुरू में ये ऐसे होता है कर्व,
मैं इसको जरा रेड से बना देता हूँ ताकि आपको जरा कलर समझ में आ जाए। ये ऐसे होता है, फिर उसके बाद ये बहुत स्टीप रहता है ऊपर भी, और फिर ये लेवल आउट होके करके ये 14 पे एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें अ वेरी स्टीप लाइन फ्रॉम अबाउट, ये तकरीबन 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे, रफली तो ये समझो 2 से जरा सा ऊपर, यानी समझो तकरीबन 2.5, और वहां पर आप समझें कि 11 के करीब करीब यहाँ पर कितना 2 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ? 5 है ना, 5 ऊपर जाओ 7 12। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 12 बना दूं, ठीक है 12। ठीक है बच्चों, ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि ये एग्जैक्ट स्ट्रीप लाइन कहां से कहां तक होगी। तकरीबन 3 यूनिट ऊपर रफली और 3 यूनिट नीचे। ठीक है, आप इसको ये वर्टिकल नहीं होती, ये स्टीप होती है, इट्स नॉट वर्टिकल, इट्स स्टीप। सो ऑलमोस्ट स्टीप लाइन, अच्छा बहुत स्टीप लाइन होती है कहाँ पे? अराउंड pH 7। ठीक है, और मैंने आपसे कहा ये एग्जैक्ट कितनी होगी कोई नहीं बता सकता, रफली हम ये कहते हैं तकरीबन ये जो होती है ना, ये 2.5 से लेके आप समझें 11.5 तक। ठीक है, ये इसकी 2.5 से लेके 11.5 तक। अच्छा लेट्स अंडरस्टैंड ये स्टीप लाइन इंडिकेट क्या करती है, क्यों इतनी स्टीप लाइन होती है। देखो स्टीप लाइन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 7 पे क्या चीज एक्सेस में है, एसिड एक्सेस में या अल्कली एक्सेस में है? कुछ भी नहीं, पूरा एसिड और पूरा अल्कली एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो पीएच क्या है 7। एक ड्रॉप अल्कली का डालूंगा मैं, एक ड्रॉप अगर एक्स्ट्रा अल्कली का डालूंगा तो पीएच एकदम 7 से जंप करके तकरीबन 11 साढ़े 11 पे आ जाता है। क्यों भाई, एक ड्रॉप डालने से इतना? क्योंकि देखो एक ड्रॉप क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स एक्सेस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, लाइन का मतलब वर्टिकल लाइन का मतलब ये है ना एक्स एक्सेस पे, तो एक ड्रॉप क्या चेंज लाएगा एक्स एक्सेस पे? यानी अगर तुम 25 cm के ऊपर 1 ड्रॉप डालोगे तो 1 ड्रॉप को तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना एक्स एक्सेस पे शो करना। लेकिन वाई एक्सेस पे आप देखें उसकी पीएच एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया। कौन एक्सप्लेन करेगा कि एक ड्रॉप डलने पे इतना चेंज क्यों आया पीएच? क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है। जब आप स्ट्रॉन्ग अल्कली का छोटा सा भी अमाउंट ऐड करते हैं ना, तो वो पीएच के अंदर काफी बड़ा चेंज कॉज करता है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस। सिमिलरली अगर तुम 7 पे एसिड का एक ड्रॉप डालोगे, अब एसिड का एक ड्रॉप का मतलब है आप एक्स एक्सिस पे तो हार्डली कोई चेंज आएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे वो एकदम 7 से कम होके तकरीबन 2.5 तक आ गया। क्यों भाई? सेम रीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका एक ड्रॉप जो है ना वो पीएच को काफी चेंज कर देता है। अब बच्चे मुझे कहते हैं लेकिन सर यहीं पे क्यों इतना चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे क्यों नहीं पीएच इतना तेजी से चेंज हो रहा? सर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। अब आपने अगर एक ड्रॉप अल्कली यहाँ डाला तो एसिड तो बेइंतहा पड़ा हुआ है ना अंदर, ठीक है, आप अल्कली ऐड कर रहे हैं तो अल्कली एक्सेस एसिड में ऐड कर रहे हो ना, तो यहां पर तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पीएच उतना तेजी से चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिड एक्सेस में है। सो इफ यू आर एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ अल्कली डू नॉट एक्सपेक्ट दैट लार्ज चेंज, क्योंकि वो एसिड बैठा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसका एक ड्रॉप को चेंज इतना ड्रेस्टिकली कॉज ही नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कोई कहे सर यहाँ पर मैंने एसिड ऐड किया इस पॉइंट पे तो इतना ज्यादा क्यों नहीं चेंज आ रहा, क्योंकि वहां अल्कली एक्सेस में, तो वहां पर एसिड डालने का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसीलिए तो बच्चों ये पहचान होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें देखो 3 बातें, कभी कभार मोस्टली ऐसा होता है एस में ये आपको बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस का कर्व है, कौन से टाइप ऑफ एसिड और कौन से टाइप ऑफ बेस का। तो तुम 2 चीजें देख के डिसाइड करोगे, 3 चीजें एक्चुअली। तुम स्टार्टिंग पीएच देखोगे, यूजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच जो होता है ना 0 1 2 इतना होता है, तो अगर ये तकरीबन इतना है तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर तुम एंडिंग पीएच देखोगे, पीएच अगर 14 13 12 इस रेंज में होता है तो आप कहोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। और तीसरा एविडेंस ये होगा कि इसकी स्टीप लाइन काफी लंबी होगी। ठीक है, तो तुम कह दोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का ग्राफ है। सबको क्लियर हो गया ये? पक्की बात है? अच्छा अब अगली बात सुनो। अब अगर दोनों वीक हों, अच्छा एक चीज उल्टा अगर करें, इसके अंदर अल्कली इज एडेड टू एसिड, अगर इसके अंदर क्या होता अल्कली
is added to acid. अगर एग्जामिनर उल्टा कह दे, अच्छा अगर एग्जामिनर कह दे एसिड को अल्कली में ऐड करो, तो ये ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा? नाउ अगर इसी ग्राफ को अगर मैं कहूं एसिड इज एडेड टू अल्कली, तो बताओ क्या फर्क आएगा? एक तो इसका जो नहीं वाई एक्सेस, एक तो इसका जो एक्स एक्सेस होगा, अब वहां पर आप क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ HCl। दूसरा सर ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये कहां से शुरू होगा बनना? ये 14 से शुरू होगा, फिर तकरीबन 12 पे ये और फिर ये 0 पे जाके इस तरीके से लेवल आउट हो जाएगा 0 पे। समझ गए? बस उसी को उल्टा कर देना यार, बिल्कुल ठीक है। तकरीबन ये ठीक है, तकरीबन ये यहाँ से आके इस तरीके से क्लियर हो गया सबको? ये बस उसी को उल्टा कर देना, 14 से शुरू होकर 0 पे खत्म कर देना। ठीक है, शीप सेक्शन वही तकरीबन 11:30 से लेके तकरीबन 2.5 तक। क्लियर? पक्का? चलो अब आ जाओ अगले पे। अब ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो बाकी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला है वीक एसिड वीक अल्कली। चलो अब इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल वीक एसिड एंड वीक अल्कली। ओके लेट्स सी। इसके अंदर सपोज कीजिए जो एसिड है वो CH3COH है, और जो वीक अल्कली है वो अमोनिया है। इसको रिवर्सिबल साइन के साथ जरूर दिखाना बच्चों। ठीक है, ये हो जाता है CH3COO- और NH4+। समझ में आता है ना यहाँ क्या होता है? ये इसको अपना H+ डोनेट करता है, ये वाला ये H+ इसको डोनेट करेगा तो वो बन जाएगा NH3+, और ये बन जाएगा CH3CO-। यहाँ मैंने रिवर्सिबल साइन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों वीक हैं, एसिड भी अल्कली भी। जब दोनों वीक होते हैं ना, तो उनके जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ये रिवर्स होगा ठीक ठाक। अच्छा सपोज करो इसका pH जो मुझे गिवन है वो है 5, और इसका pH जो मुझे गिवन है वो है 9। ठीक है, pH इनका, इसका है 5 और इसका 9, और इसका भी वही है, इसका भी 1 मोल पर DM3। ठीक है, एंड 25 cm3। तो उसका भी अगर 1 मोल पर DM3 है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसका भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और रिएक्ट करने के लिए उससे? तो इसका इक्विवेलेंस वॉल्यूम कितना आएगा? 25 cm3। इसका भी वही आएगा इक्विवेलेंस वॉल्यूम। अच्छा, इक्विवेलेंस वॉल्यूम, इक्विवेलेंस वॉल्यूम कितना बोला? 25। क्यों आएगा 25? क्योंकि आपको पता है दोनों के मोल बराबर हैं, तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन भी बराबर होंगे तो वॉल्यूम भी बराबर होंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जब आप इन दोनों को टाइट्रेट करेंगे? तो तुम बताओ मुझे, इसमें क्या 3 डिफरेंसेस होंगे ग्राफ में जो हमने पीछे बनाया था उससे? अच्छा चलिए देखो, एक मिनट में इसको अभी कॉपी पेस्ट करके इधर आएगा। अच्छा रुक जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर NaOH की जगह अमोनिया कर दें। ठीक है, रुक जाएं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ NH3। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूं? नहीं 3 या 4 से क्यों शुरू करूं सर? pH कितना गिवन है इसका? 5, और उसका कितना है? 9। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा ना, तो आप इसको शुरू करेंगे 5 से और खत्म कहाँ कर देंगे? 9 पे। सपोज करो इधर ये 7 है। ठीक है, और तीसरा फर्क ये होगा कि इसके अंदर द कर्व इज स्टीपेस्ट
at pH7, बट वो भी जो स्टीपनेस है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है जितना पिछले वाले में थी। आपका अच्छा 25 cm क्यूब पे जाके जब एग्जामिनर चेक करेगा ना वो 25 पे जाके वो टच करना चाहिए 7 पे। इसका अंदर भी जो जब आप 25 cm क्यूब डालेंगे तो इसका पीएच आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे 7। क्यों? क्योंकि दोनों वीक है ना। तो जब दोनों के मोल बराबर हो जाएंगे, देखो जब तुमने 25 cm क्यूब अमोनिया डाला तो मोल बराबर हो गए। जब दोनों के मोल बराबर हो जाएंगे तो क्योंकि दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक है और अल्कली भी वीक है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर H और OH की तादाद तकरीबन बराबर होगी। ठीक है, हो सकता है यार किसी में थोड़ी ज्यादा हो, हम लेकिन ऐसे नहीं बता सकते ना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों वीक हैं तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली आयनाइज होंगे। ठीक है, बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमेशा ही ऐसा होता है क्या अमोनिया और इथेनॉइक एसिड इक्वली आयनाइज होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। इसके लिए भी तरीका है जो हम A2 में सीखेंगे जाके कि ये कितना डिग्री पे आयनाइज होता है ना, इसका K निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद है हमने KC पे निकाला था। तो इसके लेकिन इसके लिए वो अलग चीजें होती हैं। बहरहाल हम जाके निकालेंगे A2 के अंदर जाके हम पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली ज्यादा कौन डिसोसिएट होता है। फिलहाल AS का स्टूडेंट ये अज्यूम करेगा कि अगर दोनों वीक हैं तो दोनों इक्वली डिसोसिएट होंगे पार्शियली ही, लेकिन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है। सपोज करो अगर इथेनॉइक एसिड जो है ना 30% डिसोसिएट होता है तो अमोनिया भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30% ही डिसोसिएट होगा। तो विच मीन्स के H और OH आयन बराबर होंगे, pH7 होगा। ठीक है, लेकिन आखिरी बात बताओ, ये उतना स्टीप क्यों नहीं है अराउंड 7 जितना पिछला वाला था? क्योंकि दोनों वीक हैं। तो अब तुम एक ड्रॉप जब डालोगे अल्कली का एट pH7 तो वो उतना चेंज तेजी से चेंज नहीं लेकर आएगा पीएच में, क्योंकि ये वीक है। पिछला वाला स्ट्रॉन्ग था तो वो बहुत एकदम डक करके ऊपर ले आता है पीएच को, ये उतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं करता। सिमिलरली अगर आपके पास pH7 पे तुमने एसिड ऐड किया तो एसिड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वीक है, तो वो पीएच को इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि दोनों वीक हैं, इसीलिए स्टीपनेस इसकी उतनी नहीं है लाइन की जितनी पिछले वाली थी। क्लियर हो गया? चलो अब तीसरा केस, अगर एसिड वीक हो और अल्कली स्ट्रॉन्ग हो, तो CH3COOH को रिएक्ट कराओगे NaOH के साथ। ठीक है, रिवर्स ये भी करते, एक भी वीक हो ना अगर तो फिर रिवर्सिबल साइन लगा दें, बेहतर होता है। ये बन जाएगा CH3COO Na प्लस वाटर। ठीक है, वंस अगेन इसका 25 cm क्यूब और 1 मोल पर DM क्यूब अगर है तो, और इसका भी 1 मोल पर DM क्यूब है, तो इसका भी कितना वॉल्यूम, इक्विवेलेंस वॉल्यूम क्या होगा? इस 25। ठीक है, पीएच सपोज करो इनका मुझे गिवन है वही, इसका पीएच जो है वो 5 है और इसका पीएच 7 है, 7 कह रहा हूँ सॉरी 14। ठीक है, ये पीएच इनके गिवन है मुझे 7 एंड 14, इसका पीएच 14 है। ठीक, चलो अब जो मैंने बात कल समझाई थी फिर एक दफा आपको रीइंफोर्स कर रहा हूँ। बेटा इस पे मोल्स तो बराबर हैं, इन दोनों के मोल्स ऑफ CH3COOH और NaOH के बराबर हैं। ये कैसे पता चला? ज़ाहिर है मोल रेशो देख के, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बराबर है तो ज़ाहिर है मोल भी बराबर होंगे, और मोल बराबर होने भी चाहिए ना क्योंकि इनका 1:1 का रेशो है। लेकिन जो मोल्स ऑफ H प्लस होंगे वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एसिड वीक है, अल्कली स्ट्रॉन्ग है, सो जो मोल्स ऑफ OH हैं वो ज्यादा होंगे। देयरफॉर इसका मतलब बच्चों जब तुम 25 cm क्यूब NaOH ऐड करोगे तो फिर pH7 नहीं होगा। सो व्हेन 25 cm क्यूब of NaOH is added, pH will be above 7. pH will be above 7 क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है, अल्कली स्ट्रॉन्ग है तो OH ज्यादा है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तब आप देखें आप क्या करें। पहले बात समझ में आ गई क्यों नहीं है 7 पे? क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है ना,
मोल तो आपने बराबर डाले हैं दो एसिड और अल्कली के, अपनी तरफ से तो तुम बड़े तुरम खान बनकर आए हो, देखो मैंने मोल बराबर डाले हैं, लेकिन भाई वो वीक है, तो जब वीक एसिड होता है तो वो H+ कम प्रोड्यूस करता है, उतने ही मोल्स स्ट्रॉन्ग अल्कली के हैं लेकिन वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है तो वो OH ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो देयर आर मोर OH। ठीक है, तो आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे देखें अब इसमें क्या फर्क आएगा। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, मैं अभी इसने कॉपी पेस्ट किया तो मैं इसको मिटा दूं जरा। NaOH, एक तो ये स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा, क्या था उसका pH 5 था ना, ये स्टार्ट होगा 5 से। ठीक है, समझो साल दे रहा हूँ, pH 5 इधर है। ठीक है, ये खत्म कहां पर जाके होगा, लेकिन 25 cm³ पे ध्यान रहे pH 7 नहीं हो सकता, इसमें 25 cm³ की जब लाइन बनाओगे ना तो 7 से ऊपर रखना, एनीथिंग ऊपर लाइक 8 रख दो, 8.5 रख दो, एनीथिंग ऊपर इज फाइन, 9 रख दे, एनीथिंग ऊपर, बट 7 पे नहीं। देखो अब वो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट बताए ना कहाँ, सर ऐसे कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि मेरे पास pH मीटर ना हो, मैं ऐसे कैसे बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एक, लेकिन एग्जामिनर आपको ये देखेगा 7 से ऊपर है या नहीं। ठीक है, एनीथिंग अबव 7 इज फाइन। तो आप जब इसका कर्व बनाएंगे ना तो देखो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो 14 पे आके लेवल हो जाएगा। ठीक है, 14 पे देखो, इसमें वो ये चेक करेगा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 से। फिर सेकंड पॉइंट ये चेक करेगा कि 25 cm³ पे इसका pH क्या है, तो pH 25 cm³ पे अबव 7 होना चाहिए। ठीक है, अब एनीथिंग लाइक 8, 8.5 दैट्स फाइन, एनीथिंग अबव 7 इज अलाउड, 7.5, 8, 8.5। ठीक है, कुछ भी बना दें, एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता। तीसरा एक और चीज देखो, इसका जो स्टीप सेक्शन है वो ज्यादा कहां लाए कर रहा है, अल्कलाइन रीजन में। स्टीप जो लाइन है इज मोर ऑन अल्कलाइन रीजन, स्टीप लाइन इज लॉन्गर इन अल्कलाइन रीजन या लॉन्गर अबव 7। एक्सप्लेन करो क्यों, क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है ना, तो अल्कली का एक ड्रॉप pH को ड्रास्टिकली ऊपर ले जाता है, लेकिन एसिड वीक है, एसिड का एक ड्रॉप उतना नीचे नहीं लाता जितना अल्कली का एक ड्रॉप ले जाता है। ठीक है, तो जो स्टीप लाइन है ना वो लॉन्गर है अबव 7, क्योंकि सपोज करो 7 पे अगर तुमने एक ड्रॉप अल्कली का डाला तो pH ड्रास्टिकली चेंज होता है, बट 7 पे अगर तुमने एक ड्रॉप एसिड का डाला तो pH उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। ये तकरीबन रफली ना, ये तकरीबन 6 से लेके ये अराउंड वही 12 तक जो है ना, 11:30 12 तक जाती है, 6 से लेके 11, 15 to 12, ये रफली है। मैंने कहा ना एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता मेरे पास। सबको समझ में आ गया ये। और लास्ट रह गया, अब तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे उसके अंदर क्या होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है, इसकी एग्जांपल HCl और अमोनिया, HCl और अमोनिया को रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। वंस अगेन वही, अगर इसका अच्छा ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। अच्छा, इसका अगर 25 cm³ है और 1 मोल पर dm³ है, और इसका भी अगर 1 मोल पर dm³ है, तो वंस अगेन इक्विवेलेंस वॉल्यूम कितना आएगा, इक्विवेलेंस वॉल्यूम इसका भी 25 होगा। वंस अगेन मोल रेशियो से निकल रहा है। ठीक है, pH वही आता है, इसका 0 है अगर, और इसका pH से कितना लिया था हमने, 9 ना, 9। ठीक है, अब बच्चों वंस अगेन मुझे बताओ एट इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी ये वही अभी जो मैंने बताया था कि जब तुमने 25 cm³ भी ऐड कर दिया यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो मोल्स तो बराबर है ना दोनों के, मोल्स ऑफ HCl आर इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया। अग्रीड, क्यों बराबर है दोनों के मोल्स,
क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बराबर है और मोल रेशियो भी 1:1 का है इक्वेशन से। लेकिन इसके अंदर H के मोल्स, H+ के मोल्स और OH के मोल में से ज्यादा क्या होगा? क्यों भाई? बिकॉज एसिड इज स्ट्रॉन्गर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो व्हेन 25 cm³ जब आप ऐड करेंगे ऑफ अमोनिया इज एडेड, तो pH क्या होगा? pH विल बी लेस देन 7। क्यों? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि 25 cm³ तुमने डाल के HCl को पूरा रिएक्ट करवा दिया है, लेकिन सर HCl के अंदर जो आपने 25 cm³ अमोनिया डाला ना, वो उतने OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता जितने H+ मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ अब तुम लोग खुद प्रेडिक्ट करोगे कैसा होगा, क्या फर्क होगा इसमें? ये स्टार्ट कहां से होगा? अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ अमोनिया स्टार्ट ये 0 से ही होगा। इसमें अच्छा, स्टार्ट तो सर ये 0 से ही होगा, लेकिन इसका जो 25 cm³ पे एग्जामिनर जाके चेक करेगा ना, तो वो बिलो 7 होना चाहिए। एनीथिंग बिलो 7 लाइक 6, 6.5 इज एक्सेप्टेबल। इसको बिलो 7 रखना pH। तो एग्जामिनर जाके देखेगा कि 25 पे जाके वो कहाँ टच कर रहा है, तो उसको बिलो 7 होना चाहिए, क्योंकि इस अभी आपको बताया कि ये एसिडिक मीडियम में होगा। समझे? और इसका जो स्टीप सेक्शन है वो ज्यादा लॉन्गर किस रीजन में होगा? एसिडिक रीजन के अंदर। और ये समझे 9 पे आके लेवल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर स्टीप लाइन ज्यादा किस रीजन में? स्टीप लाइन इज लॉन्गर इन एसिडिक रीजन। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं होती, पता है, रेल में थोड़ी सो इफेक्ट होती है। हम उसको बनाते इस तरह डायग्राम में शो कर देता हूँ, बट एग्जैक्टली वर्टिकल बिल्कुल आप जब स्केल रख के ऊपर टच करेंगे ना, तो वो 7 से नीचे ही आके मिलेगा। ठीक है, आप जब उस पर रखेंगे ना, बिल्कुल ये वर्टिकल नहीं होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है ये। ठीक है, लेकिन वो असल में एक ड्रॉप है ना। अब एक ड्रॉप को कितना वॉल्यूम का चेंज करोगे, इसलिए इन एसिडिक रीजन या बिलो 7, बिलो 7। समझ गए मेरी बात? बिलो 7, ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखो हमारे सिलेबस में मैं एक चीज चेक कर लूं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स का जो है वो रेफरेंस है नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन फिर भी वो डाल दिया है। मुझे एक चीज इक्विलिब्रियम में titration curve using common strong acids and we calculate suitable indicators. Titration give appropriate data. ठीक है, बता देता हूँ। अब देखो, अब बच्चों इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जरा इसका भी मैं आपको एक चीज समझा दूं। तो आप लोगों को लगता होगा लैब्स में कि कोई भी इंडिकेटर किसी भी टाइट्रेशन में यूज हो जाता है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या मिथाइल ऑरेंज हर जगह इस्तेमाल होता है? कहते जी सर, आप कहीं भी किसी भी टाइट्रेशन में यूज करें। दैट्स नॉट ट्रू। हर एसिड अल्कली टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर अलग अलग होता है। हाँ, कुछ होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, बाकियों में एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इंडिकेटर सब जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है मिथाइल ऑरेंज 2-3 टाइट्रेशन में यूज हो जाए, फिनोल्फ्थालीन भी हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है फिनोल्फ्थालीन हर टाइट्रेशन में यूज हो जाए। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं कि इंडिकेटर कौन सा कहाँ यूज होता है? अच्छा, पहले आपको पता है इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर होते क्या आपको मालूम है? कोई बताएगा इंडिकेटर्स? व्हाट आर इंडिकेटर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो, वैसे तो उसके और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी। जिस तरह बफर है, अब ये तुम एएस के बच्चे को पता होना जरूरी नहीं है कि बफर शफर क्या होता है, वो तुम्हें A2 में पढ़ाया जाएगा। बट इसके अलावा इंडिकेटर क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ जिनको नहीं पता। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है जो शार्प कलर चेंज शो करता है इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, इसको पढ़ो, ये डेफिनेशन पढ़ो। कहाँ चली गई ये?
अरे भाई ये डेफिनेशन पढ़ी है, chemicals which show a sharp color change in a narrow range of pH, इसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। अगली में मैंने एक टेबल डाला हुआ है नोट्स में, यू डोंट नीड टू लर्न दीज वैल्यूज, ठीक है, मैं आपको सारा समझाता हूँ। लेट्स टेक मिथाइल ऑरेंज फॉर एग्जांपल, ये मैंने 3 किस्से किए हुए हैं क्योंकि ये जरा 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं, और अब मैं इन तीनों को एग्जांपल लेके जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा कहाँ यूज होगा। पहले मिथाइल ऑरेंज को देखो, मिथाइल ऑरेंज का इनिशियल कलर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेड। फाइनल कलर क्या लिखा हुआ है, येलो। और रेंज क्या लिखी हुई है, जोर से बोलो, 4.4। सर इसका मतलब पता है आपको क्या है, इसका मतलब सुनो मेरी बात, अगर तुम मिथाइल ऑरेंज को pH 0 में डालोगे तो उसका कलर होगा रेड। जब आप उसको ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे, उसका pH 0 है, उसका कलर होगा रेड। अब तुम्हारा pH बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कहां तक पहुंच गया, 3.2 पे पहुंच गया। अभी तक उसका कलर क्या है, रेड। 3.2 से वो कलर चेंज करना शुरू करेगा, 3.2 से कलर चेंज करना शुरू करेगा, और किसमें चेंज करना शुरू करेगा, येलो। जब 4.4 आ जाएगा तो ये पूरा येलो हो जाएगा। सो इट चेंजेस इट्स कलर इन अ रेंज ऑफ pH 3.2 टू 4.4। ये छोटी रेंज है ना, नैरो रेंज है। 4.4 पे वो पूरा येलो हो जाएगा। अब 4.4 के बाद क्या होगा, तो येलो ही रहेगा। तो 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये अब येलो ही रहेगा, यानी 4.4 के बाद फर्दर चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गया। इसी तरह फिनोक्सिलीन है, फिनोक्सिलीन की रेंज देखो क्या लिखी हुई है, नीचे है फिनोक्सिलीन, सबसे आखिर, सबसे नीचे 8.2 से 10। तो इसका मतलब है 8.2 तक फिनोक्सिलीन कलरलेस रहता है। 8.2 पे वो अपना कलर चेंज करना शुरू करता है। हम वैसे पिंक लिखते हैं, यहाँ मजेंटा लिखा हुआ है, पिंक लिखते हैं, ठीक है। तो वो अपना कलर पिंक में चेंज करना शुरू होता है। एग्जैक्ट 10.10 पे आके ये पिंक हो जाता है, उसके बाद 10 के बाद ये पिंक ही रहेगा। तो ये इस रेंज में अपना कलर चेंज शो करता है। पहले ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। अब डेफिनेशन क्लियर हो रही है इसकी, सही है। तो कलर चेंज भी शार्प होता है इनका, यानी आपको पता चलेगा कि हाँ यार कलर होता है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज इतना शार्प नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि यार ये कलर क्या से क्या हुआ, ठीक है। चलिए आप लीजिए सर, अब कौन सा इंडिकेटर कहाँ इस्तेमाल करना है, इसी पर पहले फैक्ट समझ लो, फिर लॉजिक भी समझा दूंगा। वो इंडिकेटर जिसकी रेंज स्टीप सेक्शन पे लाया करती है, स्टीप सेक्शन पे, वो उसके लिए सूटेबल होता है। तो मैंने ये देखो नीचे रेड से जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए। मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर for titration curve is one which have its range lying on the steep section of the pH curve, ठीक है। which means अभी मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली का क्या कहा था, उसका स्टीप सेक्शन रफली कहां से कहां तक होता है, 2.5 से रफली 11.5 तक। अभी रफ वैल्यू है। तो अब मैंने तुमसे पूछा, एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि इन तीनों में से कौन सा इंडिकेटर तुम यूज करते हो। तीनों जो मैंने टिक किए हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमल ब्लू और फिनोक्सिलीन, अभी हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि इन तीनों में से कौन सा इंडिकेटर मैं यूज कर सकता हूं इन अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली टाइट्रेशन, ठीक है। तो जरा जाते हैं। अच्छा जरा ये रेंजेस ध्यान में रखना, इसकी है 3.2 से लेकर 4.4, उसकी है 6 से लेकर 7.6, और इसकी है 9.6। तो देखो अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये वाला ग्राफ था ना इसका, सर अब मुझे बताइए 3.2 से लेके 4.4, 3.2 से लेके 4.4 इस रेंज में लाया कर रहा है वर्टिकल सेक्शन। 3 हम ये कहेंगे भाई ये 3.2 से लेके ये 4.4 ये है ना, ये 3.2 से लेके 4.4 ऐसी रफली, लेकिन ये इस स्टीप सेक्शन पे लाया कर रहा है ना, तो आप कहेंगे मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड, समझ गए। अभी लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं क्यों। फिर ब्रोमोथाइमल ब्लू का क्या था, 6 से, वो तकरीबन यहां था ना,
6 से 7.6 ये था। तो मैं कहूंगा ब्रोमोथायमोल ब्लू कैन बी यूज्ड, ब्रोमोथायमोल ब्लू कैन बी यूज्ड, समझे? लेकिन और तीसरा फिनोफ्थिलीन, वो भी इधर है, फिनोफ्थिलीन वो भी इधर था। ये अच्छा वो था 8.2 से लेके 10, इसका कितना था आपका? 7.6 ना। तो आप कहेंगे फिनोफ्थिलीन कैन बी यूज्ड। समझ गए? इसमें काफी वाइड रेंज है। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है ना, इसमें काफी सारे इस्तेमाल हो जाते हैं क्योंकि उसका स्टीप लाइन बहुत बड़ी होती है ना, तो इसके अंदर ठीक ठाक इंडिकेटर यूज हो जाते हैं। लेकिन अब तुम सोचो वीक एसिड और वीक एल्कली में आओ। सर वीक एसिड और वीक एल्कली का तो जो स्टीपेस्ट है, तो चलो छोड़ो उसको, मैंने यहां बनाया था। अब तुम लोग मुझे बताओ वीक एसिड और वीक एल्कली, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का था ना। अब वीक एसिड और वीक एल्कली का जो स्टीपेस्ट रीजन था वो कहां पे था? वो स्टीपेस्ट रीजन जो था वो कहां था? सर 7 पे था ना। मैंने आपसे कहा था द लाइन इज स्टीपेस्ट एट 7, रिमेंबर? तो अगर ये स्टीपेस्ट एट 7 है तो आपके ख्याल में इंडिकेटर कौन सा इसके लिए बेस्ट है? अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर इसका pH 3 और 11 गिवन था, ठीक है। तो कर्व इज स्टीपेस्ट एट 7, तो सर आपको वही इंडिकेटर यूज करना है ना जो यहां लाया करेगा, और यहां कौन सा लाया कर रहा है? ये ब्रोमोथायमोल ब्लू, जिसकी 6 से लेके 7, ठीक है। तो ब्रोमोथायमोल ब्लू, हम इसको कहेंगे ब्रोमोथायमोल ब्लू यूज होगा इसके अंदर। क्या इसमें मैं फिनोफ्थिलीन यूज कर सकता हूँ? क्यों नहीं यूज कर सकता? जी हाँ सर, वो स्टीप सेक्शन पे लाया नहीं करा ब्लू, ठीक है, कैन बी यूज। क्या इसके अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकता हूँ? मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मिथाइल ऑरेंज स्टीप सेक्शन पे लाया नहीं करे। अब सबको क्लियर हो गया? अब तुम लोग गेस करो खुद के स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली, देखो खुद ही इंटरप्रेट करो ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली में ज्यादा स्टीप लाइन होगी बिलो 7, सो एसिडिक रीजन के अंदर जो लाया करेगा आप वो यूज करेंगे, तो कौन सा होगा उसके लिए? मिथाइल ऑरेंज। और स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एसिड के लिए बेस्ट कौन सा होगा? फिनोफ्थिलीन। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्टिकल सेक्शन होगा, जो स्टीप सेक्शन होगा, वो अबव 7 ज्यादा लॉन्गर होगा, ठीक है, तो वो फिनोफ्थिलीन। तो ये आप नीचे पढ़ लो। For strong acid and strong alkali, best is bromothiamol blue, but methyl orange can also be used. For weak acid and weak alkali, bromothiamol blue. ठीक है? For weak acid and strong alkali, phenolphthalein. For strong acid, weak alkali, methyl orange. Clear हो गया? पीएच कर्व क्लियर हो गया आप लोगों को? कैसे यूज होते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस ठीक है सर, ये पीएच कर्व हमारे कंप्लीट हो गए, ये टॉपिक हमारा। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो कल हो गया था, वो कंडक्टिविटी वाली बात भी बता दी थी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।